गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, राम राम, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से एक बार कमेंट कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर, सब कुछ क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, और क्लास बिल्कुल लाइव हो चुकी है भाई, आप लोगों की शुरुआत हो चुकी है क्लास की। और कल हमने नेशनल इनकम पढ़ा था, नेशनल इनकम का ही पार्ट 2 आज हमें करना है। यानी आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट को जानेंगे, प्रयास करेंगे, समझेंगे। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा कराऊंगा, क्योंकि आज की क्लास में उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार यस का कमेंट कर दें और रिवीजन के लिए तैयार रहें। जल्दी से हमने कल क्या कुछ पढ़ा था। तो कल मैंने आप लोगों को यह समझाया था कि नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट मैं आपसे जल्दी से यहां पर 5 सवाल पूछने वाला हूं, और आप इन 5 सवालों के जवाब मुझे एक एक करके देंगे। तो आप मुझे बताएंगे जल्दी से। पहले तो जब हमने कहा हमारे देश के सभी नागरिकों की आय तो होती है राष्ट्रीय आय, इस राष्ट्रीय आय को जनरली हम क्या करके लिखते हैं? बताओ मुझे, राष्ट्रीय आय को क्या लिखा जाता है? तो आप कहोगे सर राष्ट्रीय आय को एनएनपी लिखा जाता है। अब मैं इसको आगे बताऊंगा। आज एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है एनएनपीएफसी। अब ये एफसी क्या है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने एनपी याद किया। अगर मैं कहूं हमारे देश के अंदर जो भी इनकम हुई, हमारे देश की बाउंड्री में जो हुई, उसे क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और ये जो डोमेस्टिक इनकम है इसे हम लिखते हैं जीडीपी, लेकिन मैं आपको बताऊं आज हम इसे करेंगे जीडीपी एमपी कहते हैं। तो ये एमपी वर्ड क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, बिल्कुल करेंगे भाई, उस बात को ध्यान देंगे। चलो, मैंने आपको बताया कि जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक बेस ईयर होता है जो फिलहाल 2026 में बदल जाएगा। तो अभी क्या है और 2026 से क्या होगा? आप मुझे दोनों कमेंट करोगे, अभी क्या है और 2026 से क्या होगा। तो अभी आपके पास 2011-12 है, लेकिन अगले साल 2026 से यानी कि 2022-23 हो जाएगा। याद करो, मैंने बताया आपको हमारे देश में हर साल ये गणना की जाती है कि राष्ट्रीय आय कितनी है, जीडीपी कितनी है। और अभी हम इसमें वर्ल्ड में आप जानते हो कि 4th पोजीशन पर आ चुके हैं, 4थे नंबर पर आ चुके हैं। तो अगर मैं कहूं हमारी जीडीपी की गणना हर साल होती है, हमारी नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, सारी गणनाएं होती हैं। ये गणना कौन सा संगठन, कौन सा डिपार्टमेंट करता है? तो क्या कहोगे? सीएसओ या एनएसओ करता है ना? सीएसओ या एनएसओ करता है। मैंने आपको बताया जितनी भी इनकम हमने कमाई है, ध्यान से सुनना, जो हमारी कमाई हुई इनकम है उसे फैक्टर इनकम कहते हैं, और जो बिना कमाए मिली है, जिससे कोई उत्पादन नहीं हुआ, वो ट्रांसफर इनकम है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनमें से कौन सी इनकम राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी और कौन सी नहीं जुड़ेगी? कोई एक जुड़ेगी और एक नहीं जुड़ेगी। और मैंने आपको बताया एक इंटरमीडिएट गुड्स होती है, ये जो इंटरमीडिएट है जो मध्यवर्ती कहलाती है, और एक हमारी फाइनल गुड्स होती है। अब इनमें से एक गुड्स हमारी जुड़ेगी और एक नहीं जुड़ेगी। तो याद करो, तो आप कहोगे सर इसमें फैक्टर इनकम जुड़ेगी लेकिन ट्रांसफर नहीं जुड़ेगी, यहां इंटरमीडिएट नहीं जुड़ेगा, मैंने बताया आपको, लेकिन फाइनल जुड़ेगा। तो इस तरीके के एग्जाम आपको याद करने हैं, और लगभग ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए, पॉइंट्स को क्लियर करना है। अब मैं आपको कुछ नई बात सिखा रहा हूं, जरा समझने का प्रयास करना, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करोगे ना तो अच्छे सवाल कैसे करोगे। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो लूसेंट टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके जीएस क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो हर कोई कर लेता है। लेकिन जो थोड़े से टेक्निकल, जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं ना, वो अगर आप मिस कर गए तो फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब सुनना मेरी बात, देखो अब हमारे पास एक पॉइंट है, इसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। ध्यान से सुनना, एक पॉइंट है, इसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। देखो, ये डिफ्लेटर का मतलब ये है हमारी जीडीपी में कितना डिफरेंस आया है। देखो, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, एक होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी, याद करो, जिसे मौद्रिक जीडीपी कहा हमने हिंदी में, और इसका मतलब था जो जीडीपी हम बताते हैं करंट ईयर के हिसाब से, यानी अभी 2025-26 या 2024-25 के हिसाब से। और एक हमारे पास है रियल जीडीपी, जो मैंने बताया कि इसे कहते हैं बेस ईयर के हिसाब से। कमेंट की कोई जरूरत नहीं, अब आप कमेंट बंद कर दो अपने, अब मेरी क्लास को पढ़ो बस ध्यान से, मैं जो कहूं आपसे। तो इसे बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, इसका कोई अलग से हिंदी नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली जीडीपी की, और इसे डिफ्लेटर या अपसफायक कहते हैं। मैं समझा रहा हूं, पहले समझो, हिंदी इंग्लिश बाद में करेंगे इसकी। चलो, तो आपने कहा सर नॉमिनल और रियल ये दोनों अंतर हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल, मान लो मैंने कहा कि रियल के हिसाब से 1000 रुपए है और नॉमिनल के हिसाब से वही वैल्यू 1200 रुपए है। देखो, अगर मैं कहता हूं रियल के हिसाब से 1000 आई और नॉमिनल के हिसाब से 1200, इसका मतलब क्या हुआ? 1.2 हो गया। 1.2 ये कहता है अपने आप में कि यानी जो चीज पहले 1 रुपए की थी वो आज 1.2 की हो गई। यानी आप ये कह रहे हो कि सर ये 20% महंगाई बढ़ गई, यानी 20% महंगाई बढ़ गई एक तरह से, यानी जो चीज 1000 रुपए की थी वो 1200 की हो गई। ये जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला है जो बताता है कि नॉमिनल जीडीपी को अगर रियल जीडीपी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू डिफ्लेटर कहलाएगी। और ये डिफ्लेटर आपको क्या बता रहा है? एक तरह से ये महंगाई को माप रहा है, ये मुद्रास्फीति को। यानी महंगाई जब हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ेंगे आगे, तब उसे जानेंगे, मुद्रास्फीति का माप है, उसको मापने का एक तरीका है। हम इस तरह से भी अपनी देश की महंगाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट कल की क्लास में नहीं थे, जिन्होंने कल की क्लास नहीं पढ़ी अभी, जैसे हमारे कुमार शिवम
भाई जीडीपी क्या है सर, तो मेरे भाई जीडीपी की बात मैं आपको पिछले लेक्चर में करा चुका। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है हमारे देश में की हुई इनकम को जीडीपी कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। बोलो हाँ या ना। तो अब आपको मेरे साथ लिखना है, जब तक आप लिखोगे नहीं बात समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ एक बात और समझ के, कि अगर मैं कह दूं, ध्यान से सोचो, अगर मैं कह दूं कि जो हमारा डिफ्लेटर आ रहा है ये 1 आ रहा है, आप मुझे लॉजिकली बताना, सोचकर, मैथमेटिक्स पढ़ते हो आप, तो क्या लगता है आपको 1 कब आएगा आंसर? 1 आंसर कब आएगा? और जब 1 आएगा तो महंगाई होगी या नहीं? अगर आंसर 1 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, और आंसर 1 से छोटा आएगा तब क्या होगा? यह मैथमेटिकली फॉर्मूला आपके पास है। आपने कहा कि अगर नॉमिनल और रियल ये बराबर बराबर हो, यानी आज के हिसाब से और पहले के हिसाब से दोनों कैलकुलेशन में करूं और पता चले बराबर आई। अब बराबर आने का मतलब है महंगाई नहीं होगी, कोई महंगाई नहीं है इसमें, यानी जितना आज है उतना ही पहले था। अगर डिफ्लेटर की वैल्यू 1 आ रही है तो मतलब दोनों सेम सेम है। अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इसका मतलब नॉमिनल ज्यादा है रियल से। भाई मैथमेटिक्स कहती है कि ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर ग्रेटर देन में आएगा, तो इसका मतलब महंगाई है। और अगर मैं कह दूं 1 से छोटा आंसर है तो आप कहोगे सर नॉमिनल कम हो गया रियल से, यानी पहले से कम हो गई कीमत, और जब पहले से कीमत कम हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले सस्ताई, यानी कि सस्ती हो गई चीजें। तो एक मुझे बता रहा है कि महंगी हो गई है, एक बता रहा है सस्ती हो गई है, और एक बता रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है सर, सब बराबर है। बस यही मतलब है ना भाई। तो बहुत अच्छे से आप मैथमेटिकली इस बात को समझ पाए। अब मैं आपसे कह रहा हूं लिखना इसे, और बड़े प्यार से नोट्स बनाना, जो पिछली क्लास में बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाना, यानी कल जो बनाए थे सौरभ, बिल्कुल भाई। चलो, जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे जीडीपी अपसफायक भी कहते हैं, इसका तरीका होता है नॉमिनल जीडीपी को भाग करना है रियल जीडीपी से। इसको नोट कर लें एक बार, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा फिर आपको। और ये जो जीडीपी डिफ्लेटर हम निकालते हैं ये एक इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का, महंगाई का माप है। और अगर जो जीडीपी डिफ्लेटर हमारा है उसकी वैल्यू देख लो यहां पर, अगर इस जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब कोई महंगाई नहीं है, यानी ग्रेटर देन 1 आती है तो इन्फ्लेशन है, और अगर लेस देन 1 आती है तो डिफ्लेशन। यानी जब ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब मुद्रास्फीति है, महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं, और जब डिफ्लेशन है तो उसे मुद्रा अविस्फीति कहते हैं। मतलब इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन होता है, और यहां मुद्रास्फीति नहीं है। चलिए डन करिए भाई, एक बार से डन कर लिया। हिमांशी, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? मैंने कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। नॉमिनल का मतलब है जो कि हम करंट ईयर, चालू वर्ष के हिसाब से निकालें, यानी अभी जो हमारा वर्ष चल रहा है उसके हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट करें, नॉमिनल कहलाती है। और रियल कहलाती है जो बेस ईयर के हिसाब से होती है, जो 2011-12 के अकॉर्डिंग होगी वो आपकी रियल कहलाती है। बोलो भाई। तो हम इसको एक बेस ईयर और एक करंट ईयर के हिसाब से कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई मोनू, चलिए भाई। देखो क्लास कोई भी करो, अगर आप क्लास सीक्वेंस में नहीं कर रहे हो ना तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आप कल की क्लास को अपने रिवाइज नहीं किया, कल की क्लास को नहीं पढ़ा, कल क्लास आपने अटेंड नहीं करी, और आज की क्लास में तो भाई बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बात समझ लो प्लीज, मैं कह रहा हूं आपसे, कोई भी क्लास अगर 2 पार्ट में है तो स्पेशली पार्ट 1 देखे बिना पार्ट 2 नहीं हो सकता। इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस बढ़ जाना, महंगाई हो जाना। भाई कोई चीज पहले 10 रुपए की थी, आज 12 की, आज 15 की हो गई। जब रेट बढ़ जाते चीजों के तो उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, जो हमें इससे इंडिकेट हो रहा है नॉमिनल और रियल के डिफरेंस से। चलो भाई, अब मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके बाद। क्या है देखो, अब मैं आपसे कह रहा हूं एक हमारी है नेशनल इनकम। पहले पूरी बात सुनना, लिखना नहीं भाई। नेशनल इनकम, जब मैंने आपसे कहा कि एक नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम बताओ किस किस की है। देखो नेशनल इनकम में सारे व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों की आय है। मेरी बहुत ध्यान से गहराई से बात सुना, सारे व्यक्ति, सारी कंपनियां भी हैं और सरकार भी है। देखो जब मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय में व्यक्ति की इनकम, कंपनी की इनकम और सरकार की इनकम, सबकी इनकम ली जाती है। मतलब देश में जो भी है सबकी इनकम लेते हैं सर, अभी सब कराते हैं भाई, बात सुन लो। अच्छा, जब मैं कहता हूं प्राइवेट इनकम, अब मेरी बात सोच के बताना, जब मैं कहता हूं प्राइवेट इनकम, तो प्राइवेट इनकम क्या हो गई? यानी देश में मैं और आप, हम सारे व्यक्ति जो है वो प्राइवेट ही हैं, हमारी इनकम प्राइवेट है, प्लस हमारी जो कंपनियां हैं, जो भी कंपनी है लोगों की, वो प्राइवेट है। लेकिन इसमें सरकार की इनकम नहीं लेंगे हम। क्यों? क्योंकि देखो राष्ट्रीय आय में तो सरकार की इनकम भी है, कंपनी और प्राइवेट व्यक्ति की भी है। जब मैं प्राइवेट कहूंगा तो प्राइवेट में क्या होगा? सिर्फ व्यक्ति और कंपनी की होगी, अब इसमें सरकार की नहीं होगी। यही तो मतलब है ना भाई, प्राइवेट में सरकार की नहीं हो सकती ना, प्राइवेट में सरकार की नहीं होगी। अच्छा, जब मैं कहता हूं पर्सनल इनकम, बहुत ध्यान से, पर्सनल इनकम, तो मेरे भाई पर्सनल इनकम का मतलब होता है
अब पर्सन क्या होता है? इंसान, व्यक्ति। तो जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आय, सिर्फ व्यक्ति की आय हो गई। मतलब इसमें व्यक्ति, कंपनी, सरकार तीनों हैं। इसमें व्यक्ति और कंपनी है, बस सरकार नहीं। इसमें सिर्फ व्यक्ति है, ना कंपनी ना सरकार, सिर्फ व्यक्ति की इनकम है। और जितने व्यक्ति की इनकम है, टैक्स देने से पहले, यानी जो हमारे इनकम टैक्स लगता है, आयकर लगता है, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं हमारी इनकम पर। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा टैक्स के बारे में। टैक्स देने से पहले, तो टैक्स देने से पहले जो इनकम होती है वो होती है पर्सनल। और अब मैंने कहा कि हमने जो कुछ भी कमाया सर, उस पर्सनल में टैक्स भी लगेगा। मान लो किसी ने 10,000 कमाए, 500 रुपए टैक्स गया, तो बताओ कितना बचा? तो मैंने कहा पर्सनल डिस्पोजेबल होती है व्यक्तियों की आय, लेकिन जो व्यक्तियों की आय है टैक्स देने के बाद, टैक्स देने के बाद, जो उसे बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल। ध्यान से सुनना भाई, अभी दोबारा कराते लवप्रीत सिंह, कोई बात नहीं भाई। तो सिर्फ व्यक्ति और कंपनी की इनकम, प्राइवेट में सिर्फ व्यक्ति कंपनी, उसमें सरकार छोड़ दी हमने। पर्सनल में सिर्फ व्यक्ति की, टैक्स देने से पहले, और पर्सनल डिस्पोजेबल में व्यक्ति की इनकम टैक्स देने के बाद। ये चार बातें हमें ध्यान रखनी। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी कौन सी होगी? अगर मैं सीक्वेंस करूं तो सबसे बड़ी इनकम ये वाली होगी, सारे हैं इसमें। इससे कम प्राइवेट वाली होगी, उससे कम पर्सनल टैक्स देने से पहले, और टैक्स देने के बाद और कम हो जाएगी। अगर मैं ऐसा सीक्वेंस बना दूं तो क्या ठीक रहेगा या नहीं? अब देखो, मैं आपको 1 मिनट लूंगा, मैं फिर कह रहा हूं, टेक्निकल चीजों को टेक्निकल तरीके से पढ़ो। अब जो मैं आपको बता रहा हूं बस उसको सुनना, उसको अभी नोट कुछ नहीं करना भाई, 2 मिनट देना मुझे। इतनी बात लिखने से भी ना आपका काम चलेगा, इतनी बात लिखने से। फिर भी मैं चाहता हूं जरा एक बार सवाल को देख लो, एक बार सवाल देख लो। सवाल ये कहता है, ये आपके एग्जाम का आया हुआ सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकर की कटौती से पहले, ध्यान से समझ लो, आयकर की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों की और द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है? ठीक है, अब मैंने आपको दो बातें बताई थी। डिस्पोजेबल का मतलब यह होता है कि हमारे पास खर्च करने के लिए अवेलेबल टू स्पेंड कितना है, तो टैक्स देने के बाद जो बचा वो मैं खर्च कर सकता हूं। टैक्स लगता क्यों है भाई? सॉरी है तो सूर्य मेरे भाई, टैक्स क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सरकार टैक्स नहीं लगाएगी तो देश के डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंसेस कहां से करेगी? देश को ऑपरेट करना, रन करने के लिए गरीबों को सब्सिडी प्रोवाइड कहां से करेगी? टैक्स सरकार चलाने के लिए ये मंत्री और सरकारों के लिए पैसा कहां से आएगा? अब देखो, मैंने आपको दो बातें बताई, देखो ध्यान से सुन लो। ये डिस्पोजेबल इनकम है, ये वो सवाल है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, लिखकर जो बच्चे छोड़कर आते हैं एग्जाम में, आप कर आओगे तो आपने कहा सर दो बातें आपने सीखी, क्योंकि उसने बोला व्यक्तियों की अर्जित आय। अगर पूछता टैक्स देने के बाद तो क्या कहता? मैं बताओ, मैं इस सवाल को बोलूं टैक्स देने के बाद तो आप क्या कहोगे? डिस्पोजेबल। और अगर मैं कहूं टैक्स देने से पहले व्यक्ति की आय क्या होगी, तो टैक्स देने से पहले जो होगी उसे कहेंगे पर्सनल। ये वो है जो छूट जाते हैं एग्जाम में, पर्सनल यानी टैक्स देने से पहले होती है पर्सनल और टैक्स देने के बाद होती है डिस्पोजेबल। चलो अब मुझे बताओ, इनमें कौन सी पर्सनल है? आराम से सोचो और बताओ मुझे, सौम्या बताओ भाई, पर्सनल कौन सी है? भाई अभी तो सिलेबस शुरू ही हुआ है आपका, 35 क्लास में कंप्लीट होगा। अभी टैक्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को नहीं लिखना, मैं इसको आप वैसे ही करो बस। देखो यहां लिखा है कर व अन्य कटौतियों के बाद, कर मतलब टैक्स के बाद। अब देखो, टैक्स देने के बाद व्यक्तियों की आय, और ये लिखा है टैक्स देने से पहले व्यक्तियों की आय। तो मेरे भाई एक बात बताओ, टैक्स देने से पहले जो व्यक्ति हैं उनकी सभी व्यक्तियों की आय पर्सनल है, और टैक्स देने के बाद जो व्यक्ति है उन सभी की आय क्या हो गई? डिस्पोजेबल हो गई। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको सिर्फ रटना नहीं आंसर डी है, आपको यह फाइंड आउट करना है कि यह आंसर है डिस्पोजेबल का और यह आंसर है पर्सनल का। अब देखो मैं आपको बताता हूं, यह सवाल हमारे पास आया अगले ही सेट में आया, अगले ही सेट में आया कि इनमें से कौन सी डिस्पोजेबल इनकम है। अब आपको करना क्या है? ऑप्शन में मैंने बताया सभी व्यक्तियों की आय, काजू कुमार। चलो भाई, तो आपने फिर वही बात सोच ली कि अगर करों से पहले है तो पर्सनल, और कर देने के बाद सभी व्यक्तियों की आय है तो वो डिस्पोजेबल। अब बताओ कितना आसान हो गया फिर ये,
कि व्यक्तियों की आय के बारे में बात हो रही है, टैक्स देने से पहले और टैक्स देने के बाद की बात हो रही है सर इसमें, और ये आसानी से हम कवर कर पाएंगे इसे। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं एक और पॉइंट, जरा ध्यान से सुनना। चलो, अब मेरी बात सुनना भाई, मैं कह रहा हूं जब तक क्लास में हो सिर्फ मेरी सुनोगे आप। अब देखो, सवाल है जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। अब जरा सोच के बताना, क्या बताया मैंने आपको? आपके पास आपकी नोटबुक है, आपके पास डिस्पोजेबल, मैंने बताया ये कि इंसानों के पास, व्यक्तियों के पास खर्च करने के लिए कितना अवेलेबल है। मेरे और आपके पास जितना पैसा अवेलेबल है खर्च करने के लिए, तो जो भी खर्च करेंगे टैक्स देने के बाद, मैंने 10,000 कमाए, 500 रुपए टैक्स गया तो 9.5 ही खर्च कर सकता हूं ना। तो टैक्स देने के बाद होता है डिस्पोजेबल, टैक्स देने से पहले होता है पर्सनल, बस ये याद रखना। क्या ये मुद्रास्फीति को माप सकता है? बोलो हाँ या ना। कोई बात नहीं। तो आपने कहा जी बिल्कुल, इन्फ्लेशन महंगाई को मापने का काम करता है, हमने लिखा इस बात को। क्या ये जीडीपी एट करेंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का रेशो है? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो करंट प्राइस पर होता है वो नॉमिनल होता है, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, और जो कांस्टेंट यानी कि बेस ईयर पे होती है उसे रियल कहते हैं। तो क्या ये कांस्टेंट और रियल इन दोनों की जीडीपी का रेशो है? बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों का रेशो है। ये जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का रेशो है, नॉमिनल और रियल का ही तो रेशो है ये। तो आपने कहा जी बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। बोलो, एक और बात समझो, एक सवाल और लेता हूं फिर आप मुझे बताना। ये सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि अगर नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इक्वल हो तो इसका क्या मतलब है, उनकी वैल्यू क्या आएगी? फिर बताओ जरा, क्या वैल्यू आएगी? तो क्या बताया आपने? क्योंकि आपको याद है कि सिर्फ फॉर्मूला लिखा मैंने, और जब मैंने फॉर्मूला लिखा तो फॉर्मूले में मैंने लिखा नॉमिनल डिवाइड में रियल, और दोनों बराबर हैं। जब दो वैल्यू बराबर होती है तो उसका मान यूनिट, यूनिट का मतलब होता है एक, यूनिट का मतलब होता है एक। क्या होता है? यूनिट का मतलब एक। अरे डिवाइड कर रहे हो भाई, जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? वन। एक, एक मतलब भाई जीरो कैसे आएगा सौम्या? आपने क्या निकाला, फॉर्मूला क्या रखा? भाई मैथमेटिक्स में अगर आप ये नहीं जानते कि सर 10 को 10 से काटने पर एक आता है, भाई जीरो नहीं। 10 को 10 से भाग करोगे तो एक आएगा, 5 को 5 से भाग करोगे एक आएगा। भाई ऐसे बात ना करो, फिर तुम ऑफिसर बनने वाले हो, जीरो कैसे आ जाएगा? जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो हमेशा सेम नंबर से वन बचता है, वन आएगा, इसका मतलब इक्वल हो जाएगा। तो चलो अब मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो अब जो मैं आपको लिखवाऊंगा उसे बहुत आराम से, बहुत ध्यान से लिखना है, और यह बात समझकर लिखना है कि कभी कभी एग्जाम में सवाल आएगा तो किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, चलो इसे नोट करो। इसे आपको नोट करना है, मैं आपको बताता हूं एक एक बात, इसे आप नोट करेंगे जल्दी से। पहला है प्राइवेट इनकम, का मतलब क्या है? देश में सभी व्यक्तियों और कंपनियों की आय सरकार को छोड़कर तो बनती है, उसे प्राइवेट इनकम कहते हैं, इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। आयुष भाई एक एक सवाल, लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा। नीतीश भाई पता नहीं एग्जैक्टली मुझे, फिलहाल आप इसको देखिए अभी। तो प्राइवेट में व्यक्ति की और कंपनियों की होगी, सरकार की नहीं। तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये इसको लिखने का एक तरीका हो सकता है। तो सभी व्यक्तियों की आय टैक्स देने से पहले, बिफोर पेइंग टैक्स, तो हो गई पर्सनल। टैक्स देने से पहले पर्सनल, और टैक्स देने के बाद आपने पर्सनल में से डायरेक्ट टैक्स माइनस किए, प्रत्यक्ष कर माइनस किए, टैक्स देने के बाद जो बच गई उसे क्या कहेंगे सर? उसे कहेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल, याद रखना। तो एक है टैक्स देने से पहले और एक है टैक्स देने के बाद।
देख लो भाई, तो जो टैक्स देने से पहले होगा वो पर्सनल, टैक्स देने के बाद डिस्पोजेबल, और अगर मैं इसका सीक्वेंस बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, सबसे बड़ी नेशनल, उससे कम प्राइवेट, उससे कम पर्सनल, उससे कम पर्सनल डिस्पोजेबल। पर्सनल का मैंने लिखा है जो प्राइवेट है उसमें से जो कंपनियों का प्रॉफिट कंपनी रख लेती हैं या जो सरकार को टैक्स दे देती है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब है वो टैक्स, वो प्रॉफिट जो कंपनी ने अपने पास रख लिया, किसी को दिया नहीं, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो तो व्यक्ति को नहीं मिला। और कॉर्पोरेट टैक्स में आगे पढ़ाऊंगा, निगम कर, जो टैक्स सरकार को देती हैं कंपनियां, उसको भी छोड़ दो क्योंकि वो भी लोगों को नहीं मिलेगा। यानी आपको ये फॉर्मूले एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हम सोचते हैं ना कि अगली बार शायद पूछ ले हमसे, इसलिए फॉर्मूले मैंने आपको बताया, लेकिन आपको ये बात याद हो गई, टैक्स से पहले और टैक्स के बाद, बस इतना माइंड में अपने रखना है। चलो अब मैं आपको बताता हूं आगे। अब जो मैं आपसे कहूंगा, अगले 5 मिनट मैं आपकी कमेंट नहीं देखूंगा, सिर्फ आप मेरी बात सुनेंगे। आपको अगले 5 मिनट मेरी बात सुननी है, मेरे साथ साथ बोलना है। मैं फिर कह रहा हूं भाई आपसे, क्योंकि मुझे पता है कहां समस्याएं आती हैं। मेरे साथ साथ बोलना है आप लोगों को, भले ही आप अपने अपने घर पर हो, लेकिन आप बोलना, आवाज से बोलना, हल्के से बोलना, लेकिन बोलना, बोल बोल कर लिखना। अगले 5 मिनट कोई कमेंट नहीं देखूंगा आपका, मैं सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दो आप, और बोल बोल कर अपनी कॉपी में लिखो इसे। देखो हमारे पास कुछ वर्ड आते हैं जैसे जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास शब्द है, वर्ड है, इसका मतलब क्या है, देखो जरा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे इंग्लिश में ही पढ़ना है आपको, लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल फॉर्म इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा बोलो, पढ़ो लिखो मेरे साथ, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलो, एक लिखो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एक लिखो आप मेरे साथ एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूं जो हिंदी में लिखना चाहते हैं, लेकिन फुल फॉर्म को एक बार फिर पढ़ो मेरे साथ। तो पहला है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं इसे। एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसके आगे देखो, याद रखो, दो वर्ड है मेरे। एक वर्ड है मेरा एफसी, जो मैं किसी भी नाम के आगे लगाऊं अगर, तो एफसी का मतलब होगा फैक्टर कॉस्ट, यानी किसी भी चीज को बनाने की जो लागत है, उसके कारक जो है, उसको बनाने वाले उनकी लागत कारक लागत है। और एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, यानी बाजार कीमत। मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत। ठीक है, पढ़ा आपने मेरे साथ एक बार, चलो बात क्लियर होनी चाहिए भाई। तो आप क्या कहोगे सर, अब यहां पर देखो करना क्या है आपको, करना यह है कि इसके कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे अब यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसको समझना। 3 लाइन में 3 फॉर्मूले में लिखता हूं, समझो भाई फॉर्मूला क्या कहता है। देखो अगर कोई चीज ग्रॉस है, ग्रॉस, तो ग्रॉस का उल्टा क्या होता है, ग्रॉस का उल्टा होता है नेट। यानी अगर मेरे पास कोई वैल्यू ग्रॉस दी है, सकल दी हुई है, जी यानी ग्रॉस दिया है, तो मैं उसमें क्या माइनस करूं या प्लस करूं। तो देखो हम ग्रॉस में एक वैल्यू है डेप्रीसिएशन, जिसे मूल्य ह्रास कहते हैं, नुकसान होता है जो हमारा समय के साथ कम होने वाली वैल्यू, जिसे शॉर्ट में डेप कहते हैं। जब हम ग्रॉस में से डेप घटाते हैं, यानी मूल्य ह्रास घटाते हैं, नुकसान घटाते हैं, तो जो बचता है उसे हमने नेट कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। मेरी बात समझना। यानी अगर मैं आपसे यह कहूं आशुतोष भाई, ठीक है, तो आप कहोगे सर ग्रॉस में अगर डेप्रिसिएशन घटाएं तो नेट मिलेगा, और नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दे तो वापस से ग्रॉस आएगा। ग्रॉस कहते हैं टोटल वैल्यू, किसी चीज की टोटल वैल्यू को, और उसमें से डेप्रिसिएशन के बाद नेट आता है। ये याद रखना, लिख लो फॉर्मूले को, क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है कि ग्रॉस और नेट, इनका डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन, इन दोनों का अंतर है। दूसरा है डोमेस्टिक। जब हम कोई इनकम डोमेस्टिक होती है हमारी पास, मान लो ये भाई, ये वाली इनकम डोमेस्टिक और ये है नेशनल, तो डोमेस्टिक और नेशनल में क्या आता है, जब हम विदेशों की इनकम को, मैं हिंदी में लिख दूंगा अभी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों की आय, जिसे हम एनएफआईए कहते हैं, विदेशी इनकम कहते हैं। अगर मैं डोमेस्टिक के अंदर
विदेशों से प्राप्त आय भी जोड़ दूं, अगर मैं घरेलू के अंदर यानी डोमेस्टिक के अंदर विदेशी इनकम को भी जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी वो बन जाएगी नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास डोमेस्टिक इनकम के लिए राष्ट्रीय आय बनानी हो तो क्या करना होगा, विदेशी को जोड़ना होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास राष्ट्रीय आय है और मुझे डोमेस्टिक चाहिए तो विदेशी घटानी होगी, तो आपने कहा घरेलू में विदेशी जोड़ दे तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में विदेशी घटा दे तो घरेलू, घरेलू और राष्ट्रीय का अंतर हो गया विदेशी आय। बोलो हाँ। तो ये इसे बोलते हैं सकल। अरे भाई मैंने बताया। और डेप्रिसिएशन को बोलते हैं मूल्य ह्रास, यानी जो नुकसान होता है, जो वैल्यू में गिरावट आती है उसे मूल्य ह्रास कहते हैं, और इसे घटाने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध कहते हैं। कोई भी चीज की टोटल वैल्यू होती है। अच्छा, अब एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला ये है कि अगर कोई चीज हम लेते हैं उसके लिए आता है फैक्टर कॉस्ट, यानी उसको बनाने का जो खर्चा है वो हमारा फैक्टर कॉस्ट है। अब मैंने कोई चीज बनाई है, बनाने के ऊपर सरकार क्या लेती है, सरकार लेती है इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी एनआईटी, इसे बोलते हैं एनआईटी टैक्स। अब देखो, जब आप कोई भी सामान खरीदते हो बाजार में, उसमें क्या लिखा रहता है, उसकी कीमत, और कीमत में क्या लिखा रहता है कि टैक्स जोड़ने के बाद है वो उसकी कीमत, यानी कोई भी कीमत बनती है टैक्स जोड़ने के बाद। सोच के बताओ, आपने कोई भी सामान खरीदा उसमें लिखा रहता है ना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी उसे कहते हैं बाजार कीमत। पता है, बात समझो। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, आपकी इच्छा है आप क्या करते हो, आप क्या पढ़ते हो। मान लो आप सरकारी नौकरी में हो और अब सरकारी नौकर बन चुके हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे, तो जब वो आपको अपनी बात बता रहे होंगे, कोई ऐसा शब्द वो इंग्लिश में यूज कर रहे होंगे, कोई वो शब्द हिंदी में यूज कर रहे होंगे, कोई एप्लीकेशन दे रहा है आपको, मान लो किसी भी मामले पर, मैं कह रहा हूं एग्जांपल के लिए, और उन्होंने वो आपको इंग्लिश में दे दी, तो आप उससे कहोगे कि हिंदी में लिखवा के ला। मतलब मैं आप चाहता हूं कि आपके अंदर कम से कम इतनी एबिलिटी तो हो कि आप कम से कम उस समय तो सुन सकें जब आप बात कर रहे हैं, तो आप चाहे उसका रिप्लाई करें ना करें, आपको बात बाद में हिंदी में समझनी पड़े, ढूंढनी पड़े, गूगल करो, कुछ करो, लेकिन तब तो बात समझने का प्रयास करोगे। आप समझने से पहले ही ये हिंदी वाला जो वर्ड इस्तेमाल करते हो वो गलत है, क्योंकि मैं हर एक शब्द को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवा रहा हूं लगातार, हर क्लास में ऐसा किया और आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन पढ़े बिना अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आप ये सोच लो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, आप अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हो, आपके सपने नकली झूठे सपने हैं आपके, कोई फायदा नहीं है ऐसे सपनों को देखने का, रहने दीजिए इससे अच्छा तो। क्योंकि मेरे भाई ये आपको करना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा। आप पहले सीखने की कोशिश करो, फिर उसको नोट करोगे। मैं हिंदी में भी लिखवाऊंगा, इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा। तो अब आपने कहा सर नेट डोमेस्टिक और ग्रॉस डोमेस्टिक में एक फर्क है। देखो, जब हम कोई मशीन खरीदते हैं, मान लो मैंने एक मशीन खरीदी आज, अब मशीन मैंने खरीदी 1 लाख रुपए की और वो मशीन चलेगी अगले 5 साल। अब वो मशीन 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि 5 साल की उसकी लाइफ है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि वो 5 साल के बाद 1 लाख रुपए फिर मशीन आएगी दोबारा से, हम इस 1 लाख को एक बार में माइनस कर दें या फिर 5 साल तक चलाएं, तो रूल ये कहता है, हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू जो मशीन की है इस साल मान लो 1 लाख की जब आई है, वो अगले साल वो 20,000 रुपए कम यानी 80 की रह जाएगी। अब ये 20,000 रुपए कम हो गए मशीन में, क्योंकि समय के साथ उसमें टूट फूट हो रही है, उसकी एबिलिटी कम हो रही है, लगातार गिर रही है। तो आपने कहा सर वो वैल्यू कम होगी, वो 80 की हो गई, उसके 1 साल के बाद वो 60,000 की वैल्यू रह गई। ये जो नुकसान होता है ना, इस नुकसान को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, इस नुकसान को बोलते हैं मूल्य ह्रास, यानी लगातार वैल्यूज। अब कोई भी सामान खरीद के लाइए, आज जितने का सामान होगा 90% ऐसे केसेस मिलेंगे कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब सोचो, तो आपने कहा सर देखो ध्यान से, एक बार फिर रिपीट करो मेरे साथ, अब सवाल कैसे होंगे। आपने फॉर्मूले को लिखा यहां पर, अब मेरे सवालों को देखना, और पहले एक बार रिपीट करो, नोटबुक को बंद करके पेपर पे हाथ रख के फिर रिपीट करो मेरे साथ। मुझे बताओ ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है। सोचना है, बोलना है आपको, यहां तक आवाज नहीं पहुंचेगी लेकिन बोलना है। ग्रॉस और नेट अगर दो वैल्यू मुझे दी जाए तो बीच का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। एक होता है डोमेस्टिक और एक होता है नेशनल। देश में कमाया डोमेस्टिक, सारा मिला के नेशनल, तो डोमेस्टिक नेशनल में क्या डिफरेंस होता है बताओ। तो आप कहोगे सर एनएफआईए यानी विदेशी पैसे का। अगर मैं कहूं ये कॉस्ट है और ये प्राइस है, कॉस्ट और प्राइस, एफसी और एमपी, कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर होता है बताओ। कॉस्ट और प्राइस, तो सर कॉस्ट प्राइस में टैक्स का यानी एनआईटी का अंतर होता है। अब देखो सवाल कैसा होगा, बस एक आखिरी स्लाइड, आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बस स्लाइड में कंप्लीट आज की क्लास। देखो जरा सवाल होगा, पूछेगा डिफरेंस बिटवीन, अब देखो एग्जाम में ऐसे आएगा जीडीपी एंड एनडीपी। बस इधर ध्यान रखना जरा, आपसे ये सवाल कर रहा है जीडीपी और एनडीपी में क्या डिफरेंस होता है। अब बताना मुझे, तो आप बताओ, एक है जीडीपी और एक है एनडीपी। देखो पढ़ो मेरे साथ, दोबारा पढ़ो, रिपीट करना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो करना क्या होता है सर,
तो देखो डी फॉर डोमेस्टिक, पहले दूसरे नंबर पे क्या है डी, तो दूसरे पर डी कट जाएगा, तीसरे पर पी, तीसरे पर पी कट जाएगा। सर एक बात बच गई, यानी मुझे पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से देखना था। जो कट रहा है वो काट दिया आपने, अब जो कटा हुआ काट दिया, तो मुझे बताओ ये ग्रॉस और ये नेट है। पढ़कर देखो, ये जी से क्या है ग्रॉस, ये एन से क्या है पढ़ के देखो नेट, फुल फॉर्म पढ़ोगे पता चलेगा। अब मुझे आप बताओ इन दोनों के बीच क्या अंतर है, क्या आंसर होगा? आप बताओगे, मैं आंसर तभी करूंगा जब आप मुझे बताओगे। अगला सवाल है, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एफसी एंड जीएनपी एफसी। रक्षा भाई जीडीपी ही एनडीपी है, डेप्रिसिएशन नुकसान हटाने के बाद जो बचता है। चलो अगला सवाल करते हैं। आपने आंसर बहुत बढ़िया दिया, सबने ठीक दिया अब तक। फिर आगे देखो भाई, पढ़ो मेरे साथ पढ़ो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। देखो पहले नंबर पे जी, पहले पर जी कट गया, तीसरे पर पी, तीसरे पर पी कट गया, चौथे पर एफसी, चौथे पर एफसी कट गया, ये बचा। ये डी से क्या है पढ़ के देख लो, पढ़ना पड़ेगा डोमेस्टिक। एन से क्या है पढ़ के देखो नेशनल। अब मुझे बताओ पहले वाले का क्या होगा, मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन। मैं इसीलिए रुका हुआ हूं आपके आंसर के लिए, डेप हो गया बस। यही एग्जाम में आता है, जो छोड़कर आते हैं स्टूडेंट नहीं होता उनसे। और ये डोमेस्टिक और विदेशी में क्या अंतर है, एनएफआई है। ऑप्शन में आएगा, आपको करना है। कैसा एग्जाम में होगा मैं दिखाता हूं आपको। पहले एक और बताओ मुझे, एक और बताओ, अब आप बताना। जैसे मैंने किया था वैसे करो, जैसे मैंने किया था वैसे ही करना। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, और बताना। बिल्कुल 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 आदित्य मिश्रा। चलो भाई देखो, पहले वाला पहले से रह गया, नहीं कटा, दूसरा वाला दूसरे से कटा, तीसरा वाला तीसरे से कटा, चौथा वाला फिर रह गया। आएगा ना समझ, समझना पड़ेगा उसके लिए, आएगा तब समझ में। अब बताओ ये क्या है, एन फोर नेट, पढ़ के देखो नेट नेशनल, तो नेशनल नेशनल तो कट गया, ये नेट। और जी से क्या होता है ग्रॉस, तो मुझे बताओ नेट में ग्रॉस में क्या अंतर होता है, डेप का। नेट ग्रॉस में डेप का। अच्छा ये क्या है, एमपी मार्केट प्राइस, ये एफसी है। एमपी और एफसी में क्या होता है, टैक्स का है, मतलब एनआईटी का। एमपी और एफसी में टैक्स यानी एनआईटी। तो कितने आंसर इसके, दो, डैप एंड एनआईटी, मतलब दो का कॉम्बिनेशन है। सर इसमें आंसर है डैप एंड एनआईटी। इन दोनों में डैप का अंतर है, एक नेट एक ग्रॉस है, और एक में एनआईटी का अंतर है। बस दो बातें हो गई, क्या फर्क पड़ता है। चलो दो सवाल हो रहे, बस क्लास खत्म आज की, और ये चैप्टर पे क्लास खत्म। कर लो, कितने बड़े से बड़ा सवाल कर सकते हो करो। देखो सवाल है जीडीपी माइनस डेप करूं, अगर ये पूछ रहा है जीडीपी में अगर डेप्रिसिएशन घटाएं तो क्या बचेगा। ये सवाल आया है, जीडीपी में डेप्रिसिएशन घटाएं तो क्या बचेगा। अब ऐसे आएगा, मान लो 2 मिनट करना पड़ेगा आर्यन भाई, 2 मिनट करो आप मेरे साथ ना, कितना आराम से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, करो इसे। सपना बिल्कुल आ रहा है भाई, कमेंट इसे पढ़ो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप बताना सभी लोग मुझे, सर डेप्रिसिएशन किसमें से घटाऊं, जी डी या पी, किसमें से घटाऊं। ये जो मूल्य ह्रास है, नुकसान घटाना है, ये बताओ किसमें से घटाऊं, जी में, डी में या पी में, बताओ। आप बताओ। तो आप कहोगे सर जी में घटाना, जी में से घटा दो इसे, डी रहेगा पी रहेगा। जब जी में डेप घटा दोगे, ग्रॉस में डेप घटा दोगे, तो ये ग्रॉस की जगह नेट हो जाएगा। आंसर क्या है आपका, सबका। आप बताओगे सर ये ग्रॉस में घट जाएगा तब ये नेट हो जाएगा, और डीपी रहेंगे एनडीपी हो जाएगा। चलो अगला आप करके दिखाओ, अगला आप करके दिखाओ।
क्या करो, जिसमें ये जुड़ेगा उसे मार्क करके करो, बाकी को छोड़ दो। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विदेशी पैसा जोड़ना, बताओ किसमें जुड़ेगा? सर डोमेस्टिक में जोड़ेंगे, डोमेस्टिक में जोड़ेंगे तो ये नेशनल हो जाएगा, डोमेस्टिक में जोड़ेंगे नेशनल हो जाएगा। क्या आंसर आया? नेट में नहीं जुड़ता ना, किसमें जुड़ता है बताओ भाई? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विदेशी पैसा किसमें जुड़ेगा? डोमेस्टिक वाले में, डोमेस्टिक वाले में, डोमेस्टिक वाले में डी में। तो क्या हो जाएगा? एन, ये तो एन है, नेट है, ये नेशनल, ये प्रोडक्ट। बस हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म, बस इतना ही सा था। अब ये सवाल आपके पास आते हैं, अब इसे करो। देखो जब तक करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? आप जैसे करोड़ों है मार्केट में, अब सरकार तो उसी को खरीदेगी ना, इतनी महंगी सैलरी देकर महीने की, जो अच्छी क्वालिटी का होगा। अच्छी क्वालिटी मतलब जिसके अच्छी नॉलेज होगी। भाई कुमार शिवम उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट फिलहाल देखो। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ोगे। आपका सिलेक्शन कराना हमारा लक्ष्य है, आपको अपना सिलेक्शन खुद कराना होगा, आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास नया चैप्टर पढ़ेंगे, नए पॉइंट डिस्कस करेंगे, और आप आराम से पढ़ा करो। भाई मैं कमेंट में देख रहा था बच्चे कुछ कर रहे थे कि नहीं, मैं नहीं लेता आपके, क्योंकि मैं समझा रहा हूं ना, मुझे पता है कि आपको कब समझ में आएगा। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।